गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने पहले बताया था 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। देखिए गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेड 3 चेंजेस। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र चर्चा नहीं थी। इस अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा मेंशन किया इसको। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस किए गए मैं बताता हूँ, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा पूरा निचोड़ कर। पहले तो अभी ये है जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। देखिए चेंजेस क्या किया, 3 चेंजेस किया। देख मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ये सब बताया था। तो क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी में ये जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना लोगों का फंडामेंटल राइट है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको बनाने से रोका जा रहा है, या आपको जो प्रोविजन अगर एक्ट बना हुआ है स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, इतने मेंबर होना चाहिए, इतना जो भी एक्ट बना हुआ है इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपको रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया गया, तो आप कोर्ट में अपियर हो सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो कि दैट्स माय फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट में आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, जहां आपका जुरिडिक्शन है जिस हाई कोर्ट का, वहां जा सकते हो, अपियर हो सकते हो। और इस पर मैं अभी बाद में आऊँगा, पहले थोड़ा ए वाला पोर्शन में ख़त्म कर दूँ। अब देखें included a new directive principle of a state policy on promotion of cooperative society, आर्टिकल 43B। मैंने डीपीएसपी जब ऐसे बोला था तो उसमें बताया था 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कहा गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री, ये सब बातें कही गई थी। तो 43B में जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये कहा गया स्टेट सेल इंडेवर, सरकार स्टेट है जो कोशिश करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की, कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की, जो भी हो ऐसा प्रोविज़न उसको डेवलप करने का, ऐसा प्रमोट करने का, ये प्रोविज़न कोऑपरेटिव सोसाइटी। वर्डिंग ज़रूरत नहीं है आपको, सेम टू सेम सेंटेंस लाइन जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जानना है कि हाँ यहाँ मेंशन है इस आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये हुआ 43B। अब देखें नेक्स्ट में एडेड ए न्यू पार्ट 9B। पहले बताया 9A 9B। 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपाल्टी, और म्यूनसिपाल्टी को हो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एंड 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए 243 से 243O तक था पंचायत, 243O से लेकर, ठीक है, आपका था 243 जेड जी तक था ना, जी तक था म्यूनसिपाल्टी। जी के बाद 243 जेड, जी के बाद एच से लेकर HIJ के 11 PQRST तक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए कोई अलग से शेड्यूल नहीं बनाया गया। पंचायत के लिए शेड्यूल है 11 शेड्यूल, म्यूनसिपाल्टी के लिए 12 शेड्यूल, इसके लिए 13 शेड्यूल नहीं बनाया गया। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट ऐसे किए गए। अब देखें इससे पहले चलते हैं,
यहाँ मैंने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ डायग्राम में मैंने रखा है, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और भी। देखें, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका काम है प्रोडक्शन का काम है, प्रोड्यूस करने का, मिलकर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, बनाकर जैसे पापड़ बनाएंगे, पापड़ बेचेंगे। तो ये हुआ लिज्जत वाले प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल हुआ। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी देखें, फिर हुआ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मतलब उधार देना, बैंक की स्टैब्लिश किया गया क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का, तो ये कहलाएगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम इंटरेस्ट पर हम लोगों को लोन देंगे। फिर है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो मिलकर लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब बनाया घर बनाते हैं, मकान बेचते हैं और उससे पैसा फायदा होता है। तो वह कम दाम पर पैसे मतलब कह सकते हो कम दाम पर घर उपलब्ध करवाएंगे लोगों को, फिर भी इनको बेनिफिट होगा। तो ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर हाउसिंग के लिए हो गया। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग करना है, जैसे दूध, दूध में क्या होता है कि दूध इनका अपना कोई जोड़ी नहीं, गाय भैंस हो, अपना फार्म हो, कह सकते हो क्या कि हाँ फार्मिंग कर सकते हो कि अपना गाय भैंस ये पालते नहीं है, सब जगह से दूध इकट्ठा करवाए आदमी रख रखे हैं। उसके लिए डेयरी डेयरी प्रोसेस करने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म है वहाँ, एनिमल वाली फार्म नहीं है, वहाँ दूध आया, पैकेटिंग की और बेचा, मार्केटिंग की बेसिकली। ये हुआ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुआ कि फार्मर ने आपस में मिलकर कि हम सारा एक कोऑपरेटिव बनाया कि हम अपना अनाज या फसल जो भी हो हम मार्केट में कहीं भी यहाँ बेचेंगे। तो एक सारे फार्म मिलके सब जगह अपना लाया और वहाँ बेचा, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने का मतलब एक, हाँ प्रोड्यूसर सोसाइटी बता दिया प्रोडक्शन करना, कंज्यूमर सोसाइटी मिल कहने का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। कुछ कहीं से खरीदना है तो हम मिलकर एक साथ प्रोक्यूर करेंगे, हमें कम दाम पर सामान मिल जाए, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वो होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबके लिए एग्जांपल मैंने बताया नहीं है, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कितने कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जिसका इसका फेमस नाम सुना उसका मैंने रख दिया। बाकी लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जहाँ जहाँ कुछ लोग जिनके पास जहाँ ऐसे सोसाइटी होंगे उनको पता होगा। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यूज में भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सबका एग्जाम्पल नहीं रखा है। ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसको सरकार क्यों कंट्रोल करती है भाई, ये तो लोगों का है, अपना खुद का बिजनेस है, सरकार क्यों इंटरफेयर करे, सरकार इसके लिए क्यों कानून बनाए, तो क्यों है मैं बताता हूँ। अब देखें, वो सिर्फ कुछ नहीं, अमूल का मैंने फोटो ऐसे रख दिया था, इंडियन कॉफ़ी हाउस, उनका लोगो जो होता है, कॉफ़ी बेचते हैं या जो भी हो वाट इनका ये है, और IFC इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनका थोड़ा लोगो, और ये मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, देखें कहते हैं क्या, 97th अमेंडमेंट एक्ट इम्पावर्स द पार्लियामेंट। यहाँ देखें 97th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को इम्पावर करता है, शक्ति देता है इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी and a state legislature in respect of other cooperative societies to make appropriate law। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है, स्टेट लिस्ट में अगर है तो इस पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी। अब आपको पता है ना कि स्टेट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट किस कंडीशन में कानून बना सकती है, पता है? नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो, इमरजेंसी लगा हुआ है तो, राज्यसभा ने कोई रिजोल्यूशन पास किया कि इस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट पर कानून बनाया जाए, तो राज्यसभा पास करेगी, फिर पास करने के बाद रिजोल्यूशन लाएगी, तो फिर राज्यसभा बनाएगी कोई कानून, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास करेंगे, फाइनली प्रेसिडेंट साइन करेंगे, एक्ट बनेगा, तो वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं।
या कोई दो स्टेट मिलकर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारे लिए आप ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है लेकिन आप कानून बना दो, तो कानून बना सकती है पार्लियामेंट। या कोई स्टेट है तो भले स्टेट लिस्ट का मैटर हो लेकिन पास के कोई कंट्री है जैसे बांग्लादेश कोलकाता के बीच का जो है, असम है, और उधर आप कह सकते हो क्या कि बांग्लादेश या अरुणाचल चाइना, तो ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अफेक्ट करने के लिए कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कोई कानून बनाना है तो भी पार्लियामेंट बना सकती है। ऐसे नॉर्मल केस में स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट बनाएगी, लेकिन जब मैटर ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो जो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक स्टेट में एस्टेब्लिश हो, कई स्टेट में एस्टेब्लिश हो सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे अमूल सिर्फ गुजरात में नहीं है, दिल्ली में है, बिहार में, यूपी में, हर जगह है। या कई स्टेट और यूनियन टेरिटरी दो मतलब कम्बिनेशन में हो, सिर्फ एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट को पावर है कि वो कानून बना सकता है। तो वही बोलता है इम्पावर्ड पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड स्टेट को इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर कानून बनाने का ये है। अब देखिए यहाँ मैं बता दूँ, अब जब पंचायती राज का जो एक्ट जब बना था ना, तो 92nd अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो 97 बोला 72-73। तो जब पार्लियामेंट ने, मैंने बताया नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया, साथ में 17 स्टेट ने भी उसको क्या किया था, रेटिफाई किया था, समर्थन किया था। क्योंकि ये फेडरलिज्म का, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ना लोकल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर सेंटर लॉ बना रही है तो फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी आपको बताया था ना, एक तो 2/3 वाली, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 2/3, मोर देन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड अदर प्रोविजन क्या था, एक और स्पेशल प्रोविजन में क्या, स्पेशल मेजोरिटी में जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है। तो ऐसे केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कानून था, या और भी प्रेसिडेंट के लिए कुछ कानून चेंज किया जा रहा है, तो उसमें क्या था बताया था मैंने कि स्टेट को इन्वॉल्व करना होगा, तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन, तो 17 स्टेट ने रेटिफाई किया था। 17 स्टेट कौन करेगा, जनरली सेंटर पर जिसका गवर्नमेंट है उसका जहाँ जो स्टेट है वो तो तुरंत रेटिफाई कर देंगे, उनका अपना है तो आसानी से, नहीं वहाँ गवर्नमेंट है तो फुसला कर, उलझा कर, समझा कर रेटिफाई करवाया जाता है। जब ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो इसमें पार्लियामेंट ने यूनिलैटरली ये अमेंडमेंट कर दिया, स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लिया। पॉइंट टू नोटेड, स्टेट सब्जेक्ट है तो फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट पर एक कानून बना रहे हो तो स्टेट को का भी रेटिफिकेशन चाहिए, तो स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। तो ये मैटर पहुंचा गुजरात के हाई कोर्ट में, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वहाँ पिटिशन गया कि भाई स्टेट सब्जेक्ट है, रेटिफिकेशन नहीं लिया गया तो नल एंड वाइड है। पार्टिकुलरली जो अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 9B जोड़ा, बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो कोर्ट ने बोला भाई तो सही बात है, रेटिफिकेशन तो लिया नहीं गया तो ये नल एंड वाइड होगा। 19B का आपका जो प्रोविजन जो अमेंडमेंट किया है ये 97 बिल्कुल नल एंड वाइड। फंडामेंटल राइट जोड़ा है, फंडामेंटल राइट में वो चल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को आपका अपना पावर है पार्लियामेंट, तो इसमें आपने सिर्फ ये बोला कि फंडामेंटल राइट है तो वो एक्सेप्टेबल है। डीपीएसपी में भी लाया तो चलो वो भी चल जाएगा, लेकिन जब ये स्टेट सब्जेक्ट के बारे में इतना सारा प्रोविजन बना दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, इसके ये मेंबर होंगे, और फिर इसका ऑडिट ऐसे होगा, इसको रिटर्न ऐसे करना है, इसको ऐसे वे में पब्लिक पनिश कर सकते हैं अपने मेंबर को, मतलब तो जो ऐसे कानून बनाया आपने, तो इस कानून के द्वारा एक कानून बनाने का तो आपको सिर्फ यूनिलैटरली राइट नहीं है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हाई कोर्ट अपील करती है, हाई कोर्ट में जाता है,
हाई कोर्ट में जजमेंट फिर वो ऐसे आता है, हाई कोर्ट सब अपहेल्ड करती है जो इसके जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, अपहेल्ड करती है हाई कोर्ट के जजमेंट को। तो फिर क्या होता है, एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवराबिलिटी। सेवराबिलिटी, सेवराबिलिटी का मतलब होता है अलग कर देना, सेवरल, SEVERABLITI, सेवराबिलिटी, तो पृथक कर देना, अलग कर देना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवराबिलिटी एक लॉ में एक डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, उसमें होता है कि जो पोर्शन आपको खराब लगा, गलत है, जो इनकन्सिस्टेंट है, तालमेल नहीं खाता है, जो जो उस प्रोविजन को सिर्फ आप अलग कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरा को नल एंड वाइड ना करके हम इतना करते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हैं कि जो जिससे प्रॉब्लम हो रही है उस प्रोविजन को सिर्फ हटाते हैं। तो पूरा को नहीं हटाना चाहिए। 2:1 का जजमेंट था, उसमें जो अगेंस्ट में जजमेंट थे कुरियन जोसेफ थे, एंड जो सपोर्टिंग में जो दो जज थे उसमें एक नरीमान थे, जस्टिस नरीमान एंड जस्टिस गवई। 2:1 जजमेंट, जो कुरियन जोसेफ ने पूरे को बोला कि ये अमेंडमेंट ही अपने आप में नल एंड वाइड है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हम सपोर्ट अपहेल्ड करते हैं अमेंडमेंट को, एटलीस्ट जिससे प्रॉब्लम है उसको हटा दिया जाए। तो मैटर कहा कि ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, एंड जो सिर्फ सिंगल स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है उस पर फुल्ली स्टेट बनाएगा, उस पर सेंटर का नहीं होगा। थोड़ा चेंज किया गया ऐसे ऐसे। तो आया था ये कोर्ट में, ऐसे पहुंचे था मैटर, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब यूनियन ऑफ इंडिया ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया तो केस का नाम हो गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह। तो जज जो उनके जो काउंसिल थे यानी जो एडवोकेट थे अपना अपना आर्गूमेंट दे रहे थे कि भाई क्या बोलेगा, सेंटर को जो सपोर्ट करना है कि भाई हमने तो अच्छे वेलफेयर के लिए किया है, लोगों को भलाई के लिए किया, तो ये सोचना कि स्टेट का सपोर्ट भले नहीं रहा हो लेकिन पर्पस कितना अच्छा है। और चूँकि उस समय तक बाद में 17 स्टेट ने इनके, इसमें भी 17-18 स्टेट ने इसको फॉलो करते हुए कानून अपने स्टेट के लिए रेस्पेक्टिव कानून बना दिया इसको फॉलो करते हुए। तो कहा कि और 17-18 स्टेट देखे तो उन्होंने भी तो कानून बना दिया है, भले समर्थन हमने न लिया, हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा, लेकिन पूरा को नल एंड वाइड ना किया जाए। तो कुछ अगर पोर्शन अगर आपको लगता है सिर्फ उसको करें, पूरा नल एंड वाइड होगा। गवर्नमेंट को फिर से उतना पेपर वर्क ये वो ताम झाम दुनिया जहान करना पड़ेगा, तो ना किया जाए। और जो पिटिशनर जो मतलब जिसने पिटिशन लगाया तो वो कहेंगे कि भाई ये तो स्टेट सब्जेक्ट था, कैसे बना दिया, ये क्या मतलब है, मनमानी चल रही है, फेडरलिज्म कोई नहीं फॉलो किया जा रहा है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1973 केशवानंदा भारती का एग्जाम्पल देते 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 वहाँ से चल रहा है, और ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे मैटर हुआ। बीच बीच का सोल्यूशन निकाल के रखा गया कि ठीक है, स्टेट के लिए सिर्फ स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ एक स्टेट में है तो स्टेट, अगर कई स्टेट में है तो पार्लियामेंट बनाए। लेकिन कोऑपरेटिव सोचिए, स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर भी पार्लियामेंट बना रही है। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट कई स्टेट से लिंक है तो कई स्टेट में हो तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो ऐसे एक जोड़ दिया गया। सोचिए 3 जज में से एक जज तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, 2 जज ने अब सपोर्ट किया। तो कौन गलत है कौन सही है कहा नहीं जा सकता। अगली बार हो सकता है कभी पिटीशन जाए तो हो सकता है कोई 5 जज का बेंच बैठे तो पूरे को नल एंड वाइड कर दे। लेकिन याद रहे, जब मैटर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो नल एंड वाइड करना बहुत मुश्किल नहीं हो पाता है। जैसे जब JNK का जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाया बहुत पहले गया, सुप्रीम कोर्ट में जो उसका जो पिटीशन गया तो उसका जजमेंट बाद में दे गया। इतना लेट जजमेंट, जब फैसला हियरिंग जब फास्ट की गई, उसका तेज़ किया गया, उससे ही हम लोग बहुत लोगों को समझ में आया कि इसका फैसला क्या आने वाला है। उतने सारे वहाँ चेंजेज हो गए, और अब तो कोर्ट पलटने वाला नहीं है, जान ले। तो वैसे ही अब बहुत बाद में पिटीशन जाएगा तो इतने सारी चीज़ हो गई है तो कोर्ट पलट नहीं सकता। कोई ट्राइवियल मतलब छोटी बात हो, मामूली बात हो,
कुछ रीजन स्पेसिफिक हो तो थोड़ा बहुत हो, लेकिन बड़े लेवल पर तो हो तो उतना मेजर नहीं। जैसे देखें तमिलनाडु में पता है आपको कि रिजर्वेशन वहाँ 68% लगभग है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, वुमेन का भी पता नहीं है या नहीं है। कुछ और भी उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बांटे गए हैं, ओबीसी में भी ये वो, अति पिछड़ा कहते हैं उसमें बैकवर्ड, और भी क्या है स्ट्रीम बैकवर्ड, ऐसे ऐसे करके वहाँ रिजर्वेशन रखा गया 68%। कानून का प्रोविजन क्या है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट में 92 का मैटर है, 1992 से चला आ रहा है उस समय, आज तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, आज तक डिसीजन नहीं हो पाया, और कहाँ वो केस चल रहे क्या है पता ही नहीं। तो अब उतना दिन से है सबको रिजर्वेशन मिल रहा है, शायद ही कोई ऐसा जज करेगा। तो पता है कि अगर अभी डायरेक्ट कोई डिसीजन दे देना तो वहाँ हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि उतने कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल रही है। एक जल्लीकट्टू का जो मामला था उसके लिए वहाँ हाहाकार मच गई थी, जब जल्लीकट्टू पर ऑर्डिनेंस लाकर बैन किया गया था। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया जल्लीकट्टू को अगेंस्ट में कि वो जल्लीकट्टू कहीं ना कहीं एनिमल क्रूअल्टी का पार्ट है। वहाँ कह सकते हो बैल को, हाँ बैल को, सांडों को ज़बरदस्ती लड़ना, उनसे परेशान करना, नाक में नाथ लगाया उसको खींचना, ये सब क्रूअल्टी है और बहुत सारे लोग मरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी लोगों ने अपोज किया कि हमारा कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर एक चेंज कर दे जो 68% वाला जो रिजर्वेशन है, तो क्योंकि वो भले उसे 9th शेड्यूल में जोड़ दिया, 9th शेड्यूल में रखा, अंदर आर्टिकल 31B के जरिए उसको 9th शेड्यूल में रख के कहा है कि इम्यून है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन बाद में तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन में भले शेड्यूल में भले ही कुछ मैटर को रख दो, कुछ एक्ट को रख दो, जुडिशियल रिव्यू तो फीचर है। लेकिन इसका हो रहा है कुछ जो 68% रिजर्वेशन है नहीं, तो शायद ही जो चल रहा है वो ऐसे ही घूम फिर कर कुछ न कुछ उलझ कर जो चलता आ रहा है खिंचता जाएगा। खैर यहाँ तक ये। अब देखें आगे, मेड टू इंश्योर cooperative societies in the country function in डेमोक्रेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में, ऑटोनोमस वे में एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर। ठीक है, तो जो घूम फिर के जो उतना बताया पहले ही बताया वो बातें हैं। अब देखें एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा और इसके बारे में बता दूं। देखें अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों ऐसा स्टेट सब्जेक्ट बनाकर ऐसा कानून क्या क्यों बनाया गया। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा गया कि भाई कहीं न कहीं हमारे इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करता है, इससे हमारा अच्छा खासा आउटपुट है, ठीक है, प्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं जीडीपी में कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऑल इंडिया लेवल पर कोऑपरेटिव फैला हुआ है। पर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना इसमें और आउटपुट इससे मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाया है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो इसको रेगुलराइज कानून होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से कोऑपरेटिव बनाए हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं बहुत इलेक्शन बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई एक ही आदमी का चेयरमैन बन के कब्जा किए हुए है, कोई ये भले अपना पर्सनल आपका बिजनेस है, लेकिन सरकार को आपको इनकम टैक्स देना है, आपको रिटर्न दिखाना है, कितना काम किया, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और सरकार चाहेगी तो इसको आपको ऑडिट करवाएगी कि हाँ हाँ भाई कहाँ कैसे काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है, लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो पता चला है कि अगर काम में गड़बड़ी वहाँ चल रही है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो लोगों में प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें कंट्रोल, नियंत्रण और ज़्यादा प्रोस्पेरस बनाने के लिए ये ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जैसे देखें मिनरमा मिल को जब बंद किया गया था, मिनरमा मिल वाला जो केस था, तो क्या बहाना ये दिया, एक्सक्यूज था कि मिनरमा मिल में लॉस में जा रही है, उतना आउटपुट नहीं है, यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ज़मीन तो ये है लेकिन कोई ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो मिनरमा मिल इससे बढ़िया लॉस में जा रही थी, इसको बंद करो। कोई एक्ट मैंने पहले बताया था, एक्ट का चर्चा मैं बाद में करूँगा कभी,
तो उस बेसिस पे मिनरवा मिल को क्या किया गया था, बंद करके उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया था। भले ही किसी आदमी का था, मालिक का था, लेकिन वह स्टेट में है, बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा कह सकते हो कि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनका ऑक्यूपेशन मतलब उनका लिविंग वुड लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, लिविंग वेज उससे मिल रहा है, कहने का मतलब अफेक्ट कर रहा है लार्ज मासेस को, तो सरकार कब्जे में कर ली। और ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी लार्ज मासेस को कर रहा है, तो सरकार इस पर कानून बनाकर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और कह सकते हो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, करती है। जैसे आप शराब अगर बेचते हो, शराब का है, लेकिन शराब भले आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, शराब कितना इथेनॉल होना चाहिए, कहाँ कहाँ आप दुकानें खोल सकते हो, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होगा। भले काम आप कर रहे हो, लेकिन सरकार उसको रेगुलेट कर रही है ना, क्योंकि वो लोगों को अफेक्ट करेगा। तो कहोगे तो वैसे ही भले आपका शराब बनाने का फैक्ट्री आपका है, माल आप खरीद रहे हो, एम्प्लॉय आपको, लेकिन सरकार आपको निर्देश देगी कि इतना इथेनॉल होना चाहिए, इतना प्राइस रखोगे आप है जो एक दिन में इतना ही सेल, इतने ही बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो, इस एरिया में ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इस एरिया में नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हो गया। ठीक है, अब देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों हुआ। अब है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ जैसे प्रोविजन जोड़ा बुलाया गया कि भाई स्टेट क्या है कि देखो इसके जो बोर्ड होंगे, बोर्ड के 21 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, बोर्ड में मेंबर बहुत सारे मेंबर नहीं भर सकते। आप कुछ एक्सपर्ट को जो बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में कुछ पर्सन उनको नॉमिनेट कर सकते हो 21 से बियॉन्ड, लेकिन वो बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे, मेंबर होंगे भले, लेकिन बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे। ऐसे ही आप चाहो तो हाँ, इसका एनुअल हमेशा मीटिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो जाए, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 6 मंथ के अंदर आपको ऑडिट करवाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। ऑडिट किससे करवाएगी, सरकार ऑडिट का काम करवाएगी, खुद नहीं। सरकार ऑडिट करने के लिए जो पर्सन को आदमी जिसको नॉमिनेट करवाना है वो नॉमिनेट करवाए सरकार, इसको बनाना मतलब ऑडिट करने के लिए भेजना, ऑडिट करवाए सरकार, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करवाएगी। ऑडिट करने के बाद वैसे ही जो मेजर जो अपेक्स कह सकते हो बड़े लेवल के जो कोऑपरेटिव हैं उनका ऑडिट करवाकर उनकी रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर में, वहाँ विधानसभा में वहाँ रखा जाएगा। ऑडिट करवाना हमेशा टाइमली आपका जो है एनुअल मीटिंग होगा। और जब फाइनेंशियल ईयर के बाद कम से कम बोर्ड की एनुअल बोर्ड मीटिंग 6 महीने के अंदर तो होनी ही होनी है। 5 साल में इलेक्शन होना ही होना है, टेन्योर खत्म होने से पहले आपको इलेक्शन करवा देना है। जो इलेक्शन होगा उसमें कौन मेंबर वोट करेंगे, जो उसके बोर्ड के मेंबर है वही वोट करेंगे। बोर्ड के मेंबर के लिए भी मतलब उसके चेयरमैन के लिए इलेक्शन होगा। तो बोर्ड चेयरमैन के इलेक्शन, वो चेयरमैन 5 साल ही रह सकते हैं, 5 साल के बाद फिर से उनको इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना है तो कर सकते हैं। तो रेगुलर ऑडिटिंग की बात हो गई। इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट आप अपने तरीके से लॉ बनाए, कानून बना सकते हैं। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फिर इसके अलावा और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रोसीजर रखे गए हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको है जो एनुअल रिपोर्ट है जो देना है। एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई रजिस्ट्रार, कोई आदमी को रजिस्ट्रार के तौर पे अपॉइंट करेगी। आपको साल भर में क्या क्या कितना प्रोडक्शन किया, कितना बेनिफिट हुआ, कहाँ आपने सेल किया, ये सब रिटर्न आपको सामने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को रखना है। अगर वो उसमें कोई करप्शन का मामला निकल आता है तो सरकार क्या पनिशमेंट देगी वो सरकार डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न नहीं फाइल किया, उसके अलावा कोई अपना वो बुलेट पब्लिश नहीं किया, बुक पब्लिश नहीं किया, क्या क्या काम किया है तो उसके बारे में कोई फिर जो गलत प्रोडक्ट बना रहा है तो उस पर भी सरकार चाहे तो अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाकर उनको पनिशमेंट दे सकता है।
उसके जितने मेंबर रहेंगे सारे मेंबर को एक राइट है कि सबके पास इंफॉर्मेशन रहे कि हमारे बोर्ड में, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम क्या चल रहा है, क्या डिसीजन ले गया। उनके मेंबर को तो पूरा इन्फॉर्मेशन ये रहना ही चाहिए, उनको इन्फॉर्म आपको करवाना ही है। चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को करवाए। तो हमेशा इलेक्शन, ऑडिट करवाना, रिटर्न भेजवाना, रिटर्न देना सरकार को। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऐसे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। तो इतना रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। फिर देखते हैं और कुछ बचा या नहीं। खैर कोऑपरेटिव के बारे में अभी इतना ही। बाकी तो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ तो कोऑपरेटिव के बारे में डिस्कस करूँगा। अब देखें, क्वेश्चन आने से पहले मैं एक और बता दूँ, मुझे कुछ ध्यान आ गया। एक होता है पेशा एक्ट जो पंचायत के बारे में है, PESA एक्ट 1996। पंचायत होता है पेशा पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट ऐसा होता है। शेड्यूल एरिया के लिए पंचायत का जो एक्ट होगा 1996 का, जो शेड्यूल एरिया के लिए कुछ मॉडिफाइड वर्जन में उनके लिए अप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि पंचायत की जो नॉर्मल जो प्रोविज़न है, तो कुछ एरिया हैं जिनके लिए ये प्रोविज़न ऐसे सेम टू सेम नहीं रहेगा, कुछ मॉडिफाइड रहेंगे, कुछ पोर्शन वहाँ अप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे टोटल 10 शेड्यूल एरिया है इंडिया में। 10 शेड्यूल एरिया ऐसे, मतलब ऐसे स्टेट है जहाँ 10 स्टेट में शेड्यूल एरिया है। ऐसे डेजिग्नेट किया गया है कि जहाँ शेड्यूल एरिया मतलब जहाँ ट्राइबल पीपल बोल रहे हैं तो उसको शेड्यूल एरिया डेजिग्नेट किया गया है। कुछ एरिया जैसे कि आप बोल सकते हो क्या कि नागालैंड, मिजोरम, आपका हो गया नागालैंड के लिए, मिजोरम के लिए, और एक और है नागालैंड, मिजोरम एंड वन मोर, मणिपुर नहीं, मैं बताता हूँ। खैर मैं बाद में बताऊंगा। नागालैंड, मिजोरम, वन मोर स्टेट देयर जिनके लिए प्रोविज़न सेम टू सेम अप्लीकेबल नहीं होगा। गोरखा हिल काउंसिल जो दार्जिलिंग में है उसके लिए नहीं होगा। मणिपुर में जो हिली एरिया है उसके एरिया के लिए ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होगा। ऐसा बेसिकली मैं बता दूं किस लिए है। ये इसलिए है कि देखिए नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि ऐसे एरिया जो है ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, तो कुछ वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें लोकल लोगों का ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। तो यहाँ ग्राम सभा नाम का एक कंसेप्ट होता है। ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा उसे बोला जाता है कि उस ग्राम विलेज के लेवल, उस पंचायत में, उस लोकेलिटी के लिए या विलेज लेवल पर जो 18 साल से एबव पर्सन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर है, उनके असेंबली को ग्राम सभा, गांव के सभा मतलब गांव के वोटर लिस्ट में जिनका जिनका नाम है उनके असेंबली को ग्राम सभा बोला गया है। यहाँ ग्राम सभा को पावर ज़्यादा दी गई है। जैसे कि ट्राइबल एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट वर्क पहले करना है, मेजर डेवलपमेंट वर्क, तो सरकार को अगर तो ग्राम सभा का परमिशन चाहिए, ग्राम सभा सर्टिफाई करेगी तो ही। कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्शन करना है, माइनर मिनरल्स मतलब बालू का एक्सट्रैक्शन करना है, सैंड स्टोन का एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसमें ग्राम सभा का परमिशन चाहिए। पेड़ पौधों, कोई ज़मीन किसी और को बेचा गया, सरकार ने दिया, तो भी ग्राम, या बाहर लोग बाहर से वहाँ बस, एक तो बहुत बड़े नॉर्थ ईस्ट में तो जानते ही हो कि नॉर्थ ईस्ट में बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग वहाँ, उनको स्पेशल आर्टिकल 370 डिफरेंट है, उसमें प्रोविज़न है। उसमें 371 में मैं बाद में पढ़ाऊँगा। उसके जरिए डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। वहाँ जाके चूँकि कोई घर नहीं बना सकता, बस नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल जो उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर कस्टम है,
वो चीज़ में कमी ना आ जाए, कोई लोग अफेक्ट ना कर दे परंपरा को, वो मेंटेन रहे, इसलिए कहा गया है कि बाहर लोग वहाँ बस नहीं सकते। तो ग्राम सभा को पावर दिया गया कि और कोई किसी और को माइनिंग लीज भी दिया गया है तो इनका परमिशन चाहिए वहाँ। अगर जैसे आप कह सकते हो क्या कि बड़े कोई अगर कह सकते हो आपको कि वाटर बॉडी का भी कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जैसे कि नहर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहर का आप कह सकते हो डैम का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और तो वहाँ के ग्राम सभा का परमिशन जरूरी है, उनका सर्टिफिकेट, उनका हाँ ना बोलना जरूरी है। वहाँ के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होंगे, जैसे माइनर मतलब वुड को छोड़ दो, टिम्बर मतलब छोड़ दो उसको, इसके अलावा रेजिन हुआ, हनी हो गया, और उसके अलावा उसके छाल से डिफरेंट प्रोडक्ट बने, पत्ते से बने, और बांस भी आता है माइनर प्रोडक्ट में, प्रोड्यूस में। बांस मीन्स बम्बू। फिर आप फ्लावर्स बोल दो, तो इस पर कंट्रोल फुल्ली ग्राम सभा का होगा, इनका होगा। तो पेशा एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन जोड़कर ग्राम सभा को उनका परमिशन लेना मैंडेटरी बनाया गया है। तो उनको पावर दी गई कि अपना जब तक इनका परमिशन नहीं होगा, आप कोई भी मेजर वर्क उस एरिया में कर रहे हो, जैसे रोड भी बनाना है तो उसमें ग्राम सभा का परमिशन जरूरी है। कि पेड़ काटे जाएंगे बहुत सारे, उनके एरिया से गुजरेगा, उनका ज़मीन कैप्चर होगा, तो इसमें ग्राम सभा का हाँ ना जरूरी है। तो वो पेशा एक्ट ऐसे बना। बाकी और भी प्रोविज़न है जो बाद की चीज़ें बाद में जो बताया जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता दिया, पंचायत राज ये इतना। अब थोड़ा क्वेश्चन किया जाए। देखें अब है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन चीफ पर्पस क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ाया था। आई थिंक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। तो हमारे संविधान का मेन पर्पस क्या है, 2023 का क्वेश्चन। इस देखिए कुछ ऑप्शन इसमें हैं सही, बट मोर एक्यूरेट क्या है, इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट आंसर क्या है। और भी ऑप्शन है देखें, सही है पर बेस्ट कौन सा है, ये है it determines the objective for making of necessary laws. It enables the creation of political office and government. It defines the it defines and limit the power of government. It secures social justice, social equality and social security. कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है क्या, लिमिट, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया था, यहाँ भले नहीं बताया, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ इसलिए रख दिया कि अब तक इतना इतना बताते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कभी लगभग ये चैप्टर खत्म हुआ है आपका, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन यहाँ रखा। ये क्वेश्चन मैं वहाँ भी रख सकता था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, लेकिन मैंने क्वेश्चन यहाँ रखा। बेस्ट ऑप्शन इसका ये है। देखिए ये भी सही है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉ, नेसेसरी लॉ के लिए इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल ऑफिस गवर्नमेंट को क्रिएट करने इनेबल किया है पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बाकी इलेक्शन कमीशन, ये वो जो भी हो, यूपीएससी एंड सिक्योर सोशल जस्टिस डीपीएसपी के द्वारा, सोशल इक्वलिटी की बात डीपीएसपी में, कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात फंडामेंटल राइट में है, सोशल सिक्योरिटी की बात डीपीएसपी में है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर जो है किस लिए बनाया गया, द लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये आंसर होगा। आपको जानना है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले ही बताया शायद। देखें अब है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसिज्म किया गया है क्या, ऐसे ज़्यादा कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन है, कई जगह से खरीदा हुआ है, यहाँ वहाँ से हमने खरीदा हुआ मतलब लिया हुआ है, बहुत सारे कंट्री से लिया है, मैंने बताया था ना। लगभग ऑलमोस्ट उस समय के जितने कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे जितने कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने छाना भी ना था, तो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन है।
कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट बताया भी था कि बहुत सारे फीचर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर हैं 1935 एक्ट से लिए गए थे। उसके अलावा इमरजेंसी का प्रोविज़न, फिर आप देखोगे क्या गवर्नर की जो पावर जो है इमरजेंसी पावर है उसका प्रोविज़न, फेडरलिज्म, पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर जुडिशियरी। तो ये सारे जो प्रोविज़न कहाँ से ले गए थे 1935 एक्ट से ही लिया गया था। उसमें जो प्रोविज़न था सेम चीज़ हमने बाद में फॉलो किया है। फिर आप बोल सकते हो क्या चलो आगे भी बताना है, मैं फिर से बताते रहूँगा। फिर है अन इंडियन एंटी इंडियन, कहता है कि डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो भावना है, गांव के लोग हैं, हमें गांव के तरीके से, तो उस ट्रेडिशन से नहीं बनाया गया। ये हम विदेश का कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया था, विदेश वाले कॉन्स्टिट्यूशन को उनके अनुसार से हमने बहुत सारे प्रोविज़न को रखा है। कहने की बातें छोड़ो। एंड अन गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा चाहते थे वैसा नहीं। गांधी क्या चाहते थे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या डीपीएसपी पढ़ाऊँगा अलग से चैप्टर, तो उसमें आता है लिबरल कहते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा गया है कि सोशल डीपीएसपी जो है, गांधीयन डीपीएसपी एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। गांधीयन का थॉट को जो डीपीएसपी में रखा गया उसको गांधीयन, सोशलिज्म को फॉलो करते हुए रखा गया सोशलिस्ट फिलोसफी को मेंटेन करते रखा गया और सोशल डीपीएसपी, एंड लिबर्टी को देखते हुए रखा गया है, लिबर्टी इंटेलेक्चुअल कहा गया, तो उसके लिए डीपीएसपी लिबरल इंटेलेक्चुअल में डिवाइड किया गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिवाइड नहीं है, वो आपको पढ़ाऊंगा बुक में ऐसे मेंशन मिलता है। एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन भी आता है तो चलो वो जानना है। अब देखें एलिफेंटिन साइज, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया था ना यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मात्र 7 आर्टिकल है। फिर कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल, कितने सारे शेड्यूल और क्या बोलो इतने सारे पार्ट बांटे गए हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पैराडाइज ऑफ लॉयर, लॉयर का कहते हैं वकीलों का स्वर्ग हो गया। क्यों, सारे वकील थे इसमें, सब लिखा भी है ऐसे ही वकील लॉ लीगल टर्म में लिखा है, उसका एक नहीं 4 मीनिंग निकलता है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जा रहा है, ऐसे वर्डिंग मेंशन किया है कि क्लियर मतलब नहीं निकलता, तो बार बार पिटिशन लोग कोर्ट में जाते हैं, मामला कोर्ट में पहुंचता है, वकीलों को रोजगार मिलता है, हम वकील हायर करते हैं, वकील को पैसा देते हैं, वकील ने कहीं ना कहीं अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कि हमें बाद में बहुत सारा केस लिटिगेशन आते रहे, लोग कोर्ट में चक्कर मारते रहें, जूता घिसते रहें और हमें बेनिफिट होते रहे, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ऐसे ऐसे बातें कही गई। अब देखें ये हुआ यहाँ तक। अब आएगा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा बड़ा है। देखें मैं बता दूं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने जो रखा है ना कहीं बुक से पेज को फोटो लेकर मैंने सामने यहाँ रख दिया है, क्लियर सी बात है। ये यहाँ भले रखा है लेकिन इसके रखने का कुछ पर्पस है, इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आए हैं, और क्या इस पर जानना है क्या नहीं जानना है उसे मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं कुछ देर बाद मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ। हाँ तो जो अभी क्रिटिसिज्म बता दिया, क्रिटिसिज्म के बाद चलते हैं समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जितने पार्ट्स है जितने आर्टिकल्स है उसका। उससे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, देखें ये जो क्वेश्चन कराया है मैंने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री।
इसका जो आंसर मैंने बताया था, डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन तो और भी हैं, ठीक है, वो भी सही है, पर इसे क्यों? एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 11 की, जो फर्स्ट वॉल्यूम है पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर मेंशन है, उसमें स्पेसिफिकली इस पॉइंट को मेंशन किया गया है, इस पॉइंट को इन्फोर्स किया गया है, हाईलाइट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस क्या है, जो पावर ऑफ गवर्नमेंट को लिमिट करना। तो चूंकि ये सब भी है, लेकिन उसमें स्पेशल इस चीज़ को मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। तो ये, और इसका आंसर यूपीएससी ने किसे रखा है? थर्ड ऑप्शन को आंसर की में दिया है। किस बेसिस पर? मैंने पहले भी बताया था, अगर एनसीईआरटी में किसी बात को मेंशन किया और क्वेश्चन आया है, पूछा गया है एग्जाम में, तो करेक्ट आंसर किसे माना जाएगा? जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो यूपीएससी अगर आंसर की रिलीज करते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इस पॉइंट को वहाँ मेंशन स्पेसिफिकली, सेकंड पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कह सकते हो आप, वहाँ चीफ पर्पस क्या है, वहाँ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको मेंशन किया हुआ है, इसलिए यूपीएससी ने भी इसको चुना है। तो वही है, एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम पूछ दिया जाता है और आंसर उसको ही मानते हैं, भले उससे बेटर आंसर अवेलेबल हो या हो, ऑप्शन उससे बेटर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि स्टूडेंट चुने या वह करेक्ट आंसर वो हो जो एनसीईआरटी में मेंशन हो। तो ये पॉइंट वहाँ मेंशन है 11th वाली एनसीईआरटी में। क्योंकि मुझे इस समय मैंने जब इस समय जब मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे ध्यान में नहीं था ये बोलने के लिए, तो इसलिए मैं वापस आकर मैंने इसे अभी आपको बताया। क्रिटिसिज्म तो मैं बता चुका। क्रिटिसिज्म के बाद देखें, मैंने जो पहले ही बताया था कि ये पेज मैंने डायरेक्ट वहाँ से फ़ोटो लिया है, तो मतलब कहाँ से क्या लिया गया है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके काम के लायक कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा रीड कर देता हूँ, और ये बात है क्या इसमें बिल्कुल आपको हू बहू जानना है। इसके बाद की जो आर्टिकल है वो है, डिस्कशन भी करूँगा बीच बीच में क्या इसके बाद है वो मैं बताऊँगा। कुछ आर्टिकल इसके बाद वाली लिस्ट में भले नहीं हो, फिर भी मैं बताऊँगा कहाँ ये आर्टिकल आपको इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आए या ना आए, डेट्स अदर मैटर। बट आंसर राइटिंग आप करते हो तो आंसर राइटिंग के वक्त वो आर्टिकल के बारे में जानना जरूरी है, ताकि आप आंसर राइटिंग करो तो वो सब बार बार डिस्कस मेंशन होता है, तो आपको आर्टिकल मेंशन करना होगा। तो देखें, स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा और मैं जूम, इससे बड़ा जूम नहीं ज़्यादा कर सकता, कुछ कट जाएगा अगर ज़्यादा जूम किया तो। देखिए, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। आप देखिए, पार्ट 1 2 3 4 5 जैसे ये है, इधर पार्ट मेंशन है 1 2 3 4 5, ये आपको ये जानना कम से कम है कि ये पार्ट में कहाँ किसके बारे में क्या मैटर है, ठीक है, ये मैटर क्या है, और ये मैटर से इस मैटर के कंटेक्स्ट में कौन कौन से आर्टिकल है, इस मैटर से रिलेटेड जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है, इतना कम से कम। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। देखिए इधर कहीं होगा 1 to 4, देखिए रफली मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में क्या है, ये मेंशन होता है कि भाई इंडिया में जो इंडियन यूनियन का डेफिनेशन, इंडिया जो है, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट। तो इसमें ये कहा गया कि इंडिया आर्टिकल 1 में कि ये स्टेट का यूनियन है, ये और ये फेडरेशन नहीं है। यूएसए में जैसे फेडरेशन होता है कि सारे स्टेट में एक एग्रीमेंट होकर बना है, मतलब कंट्री या स्टेट का फॉर्मेशन एग्रीमेंट होकर बना हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस का या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का एक एग्रीमेंट से एक यूनियन बना है उनका। हमारा एग्रीमेंट से यूनियन नहीं बना, हमारा एक फेडरेशन है ये।
फेडरेशन नहीं है हमारा, हमारा करने वाला हमारा ये यूनियन है, और किसी भी स्टेट को अलग होने का, सिसीड करने का राइट नहीं है। आर्टिकल 1। फिर 2, 3 में ऐसे मेंशन है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी न्यू टेरिटरी को इंडिया में एक्वायर कर सकती है। इंडिया का बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। दो स्टेट को मर्ज किया जा सकता है, स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है, पर कंट्री एज ए होल इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे पार्लियामेंट को ही राइट है कि इससे रिलेटेड लॉ बना सके। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी के बारे में जो है, इंडिया का स्टेट या टेरिटरी जो बोलो, उसके इस कंसर्न में जो राइट है ये है आपका 1 to 4 में। हालांकि जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊँगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो वहाँ मैं डिटेल डिस्कस करूँगा, बस ओवरऑल बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए 1 to 4। सिटीजनशिप में 4 के बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में जो आर्टिकल है 4 के बाद 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि 12 से मैंने पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है। 12 तक, 11 तक सिटीजनशिप में। 26, मतलब इंडिया जब रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले तक कौन कौन पर्सन क्राइटेरिया इसमें था, कौन इंडिया का सिटीजन हो सकते हैं। पाकिस्तान जो चले गए फिर वापस आए तो सिटीजन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सिटीजनशिप के बारे में है। तो एटलीस्ट इतना जानना है कि 5 to 11 सिटीजनशिप में अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बाकी सारे आर्टिकल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 1955 वट सब मैं डिस्कस करूँगा। पर अभी के अनुसार, अभी के लिए इतना जानना है कि सिटीजनशिप से जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, पार्ट 2 में आता है। 3 में फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो मैंने जब आई थिंक पहले बताया था तो डिस्कस की थी, वर्बली डिस्कस किया ऑन नोट्स के फॉर्म में, स्लाइड के फॉर्म में मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया। इस सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जहाँ तक बताना था मैंने बताया था। तो कहाँ से है ये आर्टिकल आपको पता है, 12 से लेकर 35। मैं आर्टिकल मैं नहीं चाहता मैं बोलूँ, बट रफ ऊपर ऊपर देखो 12 क्या था। 12 कोई भी लॉ क्या बोलता है कि 12 एंड 13। 12 में ऐसे ही स्टेट को डिफाइन किया गया, 13 में कोई भी लॉ बनाया गया जो फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है या उसको इन्फ्रिंज करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। पार्लियामेंट को राइट होगा कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बना सकती है। 13। 14 में क्या था, वो इक्वलिटी क्या था, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 14। 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रेसिडेंस, ये सब जो भी था। 15। 16 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या एम्प्लॉयमेंट में किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, ये उसके आधार पर पब्लिक और जॉब में कहने का मतलब था पब्लिक आपका पब्लिक ऑक्यूपेशन में उस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। 16 में था एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, 16 था। 17 क्या था, 17 आर्टिकल अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल था 17। 18 क्या था, 18 था आर्टिकल टाइटल से रिलेटेड, तो कहने का मतलब कोई टाइटल नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल 18, बस इतना मैं बताऊं। 19 कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये सब प्रोफेशन, आर्टिकल 19। 20 कन्विक्शन से रिलेटेड आर्टिकल था कि फ्रीडम अगेंस्ट क्या था उसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, मतलब किसी को मतलब किसी को अगर कन्विक्टेड किया जा रहा है तो उसको ग्राउंड बताया जाएगा। कन्विक्टेड नहीं, मतलब कहने का मतलब दो से एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ऐसे कन्विक्शन से रिलेटेड मैंने सब बताया था। 21 जानते हो, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी। इसमें बहुत सारे लंबे चौड़े राइट हैं, बहुत सारे लंबी लिस्ट हैं। 21 बताया। 21 ये राइट टू एजुकेशन। 22 फिर 22 में मैंने आपको बताया क्या, आर्टिकल 21, 22, 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 क्या होता है,
प्रोटेक्शन ऑफ 23 एंड 24 क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सफुल एब्यूज। 23 हुआ, 24 ऐसे हुआ, मतलब 23 24 ये आपका एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल था, एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता है। 23 24 25 से लेकर 28 रिलीजन का आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, जिसमें 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रोफेस वो मेंशन था। 26 मेंशन था कि रिलीजियस अफेयर को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर मतलब 26। 27 टैक्स से रिलेटेड था कि टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। 28 क्या है? 28 है आपका ये 28 में है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन मैंने बताया था सब चीज़ कि जो जिसको स्टेट के द्वारा फंडिंग हो, स्टेट कंट्रोल कर रही है, तो उसमें आपको फ्रीडम है, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। 28 हो गया। 29 माइनॉरिटी का राइट से रिलेटेड है। 29 माइनॉरिटी को अपना कल्चर प्रिजर्व करने का राइट है, कल्चर। फिर 23 है, 29 के बाद 30 हो गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट है माइनॉरिटी को। फिर 31 में ऐसे 31 ए बी सी आता है। 31 में कुछ लॉ को सेव किया गया है, जो अगर गवर्नमेंट है जो ई स्टेट को एक्वायर करती है, तो उस केस में उनके अगर 14 एंड 19 का इन्फ्रिजमेंट होता है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं कहा जाएगा। 31 बी में कहा गया था क्या कि अगर कोई आर्टिकल कोई लॉ अगर 9th शेड्यूल में मेंशन है तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। 31 ए 30 बी 30 सी में क्या कहा गया कि DPSP 39 ए बी को 39 बी एंड सी को इम्प्लीमेंट करना है और 49 का इन्फ्रिजमेंट होता है तो उसको नल एंड वाइड नहीं कहा जा सकता। एंड 39 बी एंड सी सुप्रीम है 14 19 के सामने। आर्टिकल 31 ए बी सी ये हुआ। 31 के बाद क्या हुआ? 32 और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत रीट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रीट इशू कर सकते हैं, या आपको फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अपेयर कर सकते हो। 32 33 ऐसे कि सर्टेन जैसे आर्म फोर्सेस जो पर्सन है उनके लिए फंडामेंटल राइट को कुछ को रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, जो डिफेंस फोर्स पर्सनल हैं, पारामिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए। 34 मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड लॉ था कि मार्शल आर्ट लॉ अगर कहीं अप्लीकेबल हो, इन्फोर्स हो, तो फंडामेंटल राइट आपका उस केस में फंडामेंटल राइट का क्या स्टेटस होगा वो है। 35 क्या है कि पार्लियामेंट को लॉ राइट होगा कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट नहीं बनाएगी, और उनकी लास्ट लॉ जो है ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगी। ऐसे ऐसे 35 तक है, रफली ऊपर मैंने बताया है। तो ये हुआ। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में आता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है। तो आई थिंक इसमें मैं थोड़ा जो बीच में बहुत सारा है मैं कुछ कुछ बता दूँ। आखिर मैंने बताया था 36 वैसे ही स्टेट को डिफाइन करता है। 37 है जो कहता है कि स्टेट की ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को DPSP इम्प्लीमेंट करे। 38 में क्या कहा गया? 38 में कहा गया कि इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने की बात कही गई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के बाद। 39 में ऐसे ही ABCDEF ऐसे आता है। ए में कहा गया कि एक क्या बोलते हैं, राइट टू लाइवलीहुड की बात कहा गया है उनको कि लोग सिक्योर करेगी लाइवलीहुड। BC पता ही है, BC क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। C में प्रोविजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बाकी D में होता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वेमेन। D के बाद EF में आता है ऐसे ही। EF में क्या आएगा आपका? शायद बच्चों के फॉर चिल्ड्रेन और फॉर वर्कर के लिए उनके हेल्थ वेल्थ के रिलेटेड प्रिजर्व करने के रिलेटेड राइट है। 39 कैपिटल A में फिर है 39 ABCDEF 39A आता है। फिर लीगल एड टू पुअर ऐसे 39। फिर 40 में
थोड़ा मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। 40 में क्या आता है, आर्टिकल 40 में आपका 40 में आता है कि पंचायती राज मतलब स्टेट सिक्योर करेगा पंचायत को इस्टेब्लिश करने का और उसको इम्पावरमेंट करने का 40 है। बाकी 41 में आएगा आपका कि ये ओल्ड एज सिकनेस को सिक पीपल डिसेबल पीपल उनके बेनिफिट के लिए वर्क। 42 मैटरनिटी रिलीफ इससे रिलेटेड आर्टिकल है। 43 में आपका ऐसे आएगा क्या, 43 में आपका 43 ए भी मैंने बताया था, कॉटेज इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री 43। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 हुआ। 45 स्टेट क्या करेगा कि 6 साल कम से कम 5 साल तक उनको जो एजुकेशन है बच्चों को मिले। तो 45 फिर 46 ऐसे। 46 में क्या है, 46 में है फिर 46 में आपका आएगा देखिए यहाँ है 46 47 48 49। पिछले बार में हुआ था तो मैं उल्टा शुरू हुआ था कि 51 के बाद शुरू हुआ था 46 होने के बाद, फिर 51 में ऐसे बताता हूँ। 51 में उल्टा जाओ। 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इसको मेंटेन करना। 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। 50 में मोनूमेंट को प्रिजर्व करने का, मोनूमेंट और जो आप बोल सकते हो इनहेरिटेज उसको प्रिजर्व करने का। 49 हुआ। 48 में हुआ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का, फॉरेस्ट को, स्लॉटर हाउस 48 हुआ। फिर ऐसे 47 एंड 46 हुआ। तो फिर SC/ST के वेलफेयर के से रिलेटेड वर्क है उसमें आपका, और वीकर सेक्शन इसमें हो गया। तो 47 46 ऐसे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे करके मतलब रफली ऊपर पर मैंने बताया। तो ये हुआ आपका फोर्थ में डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 5 में आपका क्या होता है, 5A 4A में ही फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में करीब 11-12 ड्यूटियाँ जो होती है कि झंडे का रेस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करें, और आप ब्रदरहुड क्या बोलते हैं आप, फेटर्निटी मेंटेन करोगे, भाईचारे की भावना, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करोगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 तक एजुकेशन दोगे। ऐसे ऐसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पहले बताया था, फंडामेंटल ड्यूटी है। देखें फिर है, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, बाकी तो ठीक है, यहाँ थोड़ा मेमोराइज करने की ज़्यादा बात है। अब देखें 5 जो है कहाँ से शुरू होता है, पार्ट 5 शुरू होता है आर्टिकल 52 से। देखें यहाँ मेंशन किया है, आर्टिकल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 52 से लेकर है आपका 151 तक, 52 से 151। देखें यूनियन गवर्नमेंट की बात कही गई है इसमें 52 से 151 तक। फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कही गई है कहाँ, 152 से लेकर बात कही गई है। देखें स्टेट गवर्नमेंट 152 से कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट देखें 152 से लेकर 237 तक, इतना कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए। अब इसमें देखें एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम कम से कहाँ से कहाँ आर्टिकल, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा कैसे। जैसे एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का, फिर यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ऑलरेडी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पहले बताया था। यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कुछ बताया था। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ एक आर्टिकल है यहाँ। पार्लियामेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ मेंशन है। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं आप देख लें, एग्जीक्यूटिव बोला गया है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। इसमें आपका मेंशन है अटॉर्नी जनरल, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव में मेंशन है। एग्जीक्यूटिव में देखें ये आर्टिकल आपका मेंशन है 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव में। अब देखें 52 से 78 तक हुआ एग्जीक्यूटिव।
तो स्टार्टिंग के जो आर्टिकल है 52 से प्रेसिडेंट के बारे में है। कहाँ तक है अभी जानने की जरूरत नहीं, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बताऊंगा। स्टार्टिंग के 6-7 आर्टिकल 52 से 78 के बीच में, फिर वाइस प्रेसिडेंट का है, फिर ऐसे बाद उसके बाद क्या इसके आर्टिकल रहेंगे, क्या उनके ओथ एफर्मेशन क्या होगा, किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है, उनका क्या वर्क है, ऐसे ऐसे इस आर्टिकल में मेंशन रहेगा। अब देख, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ,
जिनसे भी मांग रहा हूँ एज ए फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP JIPMER @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।